थोड़े लेवल ऊपर की बात हो रही है, नहीं तो फिर वो जो टीचर्स लोग पढ़ाते ना, पीडीएफ खोल दिया, हिंदी मीडियम रटाते तुमको जा रहा है, तुम्हारा ग्रामर बर्बाद कर देगा वो सब, ठीक है ना। उस सब के चक्कर में मत पड़ना कहिए। क्या बेटा जी, ये तुम्हारा टाइम है, तो तुम टाइम को अगर चेंज कर रहे तो तुम गधे हो, तुमको वर्ब को चेंज करना है, तो इसको हटा दो, ही सेल्डम और कम्स कर दो, अब जाके सही हो गया ये सेंटेंस। क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव चीजें हैं एक साथ नहीं, एक मयान में दो तलवार कैसे रही हो, ये बात है। तो बोलो पहला समझ में आया, तब तो बोलोगे हाँ गुरुजी पहला तो हमको समझ में आया। वो ये है कि गुरुजी रेगुलर रूटीन या हैबिट को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, जिसका ये सारा कीवर्ड्स है। गुरुजी मजा आ गया सर, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज समझ के। हम बोले चलो समझ में आ गया, बजाओ ताली, इनकलाब जिंदाबाद। अब प्यारे बच्चा जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, हेलो तैयार हो दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए? तो हाँ सर, तो इसमें याद रखना टू शो या मेंशन, आप जो मन करे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मन करे शो लिख दो। क्या बेटा जी? टू शो या मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को बेटा जी मेंशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किस चीज का, बताइए जरा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? बहुते जगह तुमको सर लोग पढ़ाएंगे, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ। अरे है कथी? पहली बात समझ कि ये यूनिवर्स नाम का एक शब्द है, यूनिवर्स नाम का शब्द है। यूनिवर्स में ही एल जोड़ करके भल आदमी खनिया इसको एडजेक्टिव बना दिया गया यूनिवर्सल, ब्रह्मांडीय। और ट्रूथ शब्द किससे बना है? ट्रू से, तो ट्रू से ही एक नाउन बना दिया गया। क्या बेटा जी? ट्रूथ यानी कि सत्य। अब वो सत्य जो पूरे ब्रह्मांड में सत्य होगा, हर जगह सेम टू सेम, कहीं इसमें कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, तो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। साइंटिफिकल मतलब साइंटिफिक हो सकता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक्सप्रेशन हो सकते हैं, कोई कहावत हो सकती है, किसी का कोई स्टेटमेंट हो सकता है, बात समझ में आ रहा है? किसी का कोई कोटेशन हो सकता है, कोई प्रोवर्ब हो सकता है, जैसे साइकोलॉजी में तुम पढ़े होंगे बहुत सारे हैं, फिलॉसफी में पढ़े होंगे, बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो सकते हैं। तो हमें उधर जाना नहीं है, हमें इधर आना है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ जो है बड़े ध्यान से समझना, जितना भी बेटा जी तुमको साइंस में एक्सप्रेशंस मिलते हैं वो सारे यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा वाटर बॉयल्स, ठीक है बाबू, एट 100 डिग्री सेल्सियस, हम वही बात करेंगे जो ज्यादा आपके काम का चीज है, जो एग्जाम्स में आपके आएंगे, ठीक है। उसी तरह आपने पढ़ा होगा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस का फ्लोट्स कहाँ होता है? कहाँ? वाटर पे आइस फ्लोट करता है। अच्छा एक बात बताना, यहाँ से ऐसे ही हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, कोई सवाल बीच में आ जाता है तो बच्चों से ऐसे ही मन रमाने के लिए पूछ लेते हैं, मजा आएगा, है ना। आपने बेटा जी पढ़ा होगा, एक शब्द पढ़ा होगा आइस, है ना, एक शब्द पढ़ा होगा स्नो। हमने क्या कहा? आइस पढ़ा होगा, स्नो पढ़ा होगा। आइस और स्नो में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा टॉपिक से इधर आ गए, दोनों का मतलब तो बर्फ समझा होगा। अब समझो, जो आइस होती है ना, जो आइस होती है, समझ रहे हो, वो धरती पर जो जमता है, समझ गए, जो यहाँ आकर के पानी जो है, जो बर्फ में जो परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, वो सारे आइस हैं। जैसे आप जमाते हो, आइस है। आइसबर्ग होता है जो समुद्र में तैरते रहता है। आइस से आइलैंड बने हुए हैं, आइसलैंड बर्फों का जो लैंड है, द्वीप है, ये सब आइस है। यहाँ आकर के वाटर जो आइस में चेंज हुआ। लेकिन जो स्नो होता है वो ऊपर से जो बर्फ गिरते हैं, उसको हम वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं कि इट इज स्नोइंग, बर्फबारी हो रही है। तो जो वो वाला बर्फ है उसे हम स्नो कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया?
ये सीधे जमा जमाया हमको मिल जाता है और ये यहाँ पे आने के बाद जमता है पानी। तो ये आइस और स्नो में क्या है डिफरेंस है, इसीलिए हमने लिखा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये बर्फ पानी पर तैरता है। चलो जी, मजा आया। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। इसमें आपने पढ़ा होगा कि द सन rises in the east and sets, और डूबता है in the west, पश्चिम में डूब जाता है। ये आपने पढ़ा होगा जी, rises और यहाँ पे क्या बेटा sets। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने और जी पढ़ा होगा the earth, अर्थ ये मूव करता है, मूव्स कहाँ बेटा जी राउंड द सन। सारे एग्जाम्पल्स को घोर के पी लेना, ये सारे एग्जाम्पल्स रामबाण है, प्रीवियस ईयर मैक्सिमम सवाल इसमें आ रहे हैं। तो ये सारे सवाल जो है बेटा जी कैसे हो गए, तो ये सारे सवाल हो गए आपके साइंस से रिलेटेड हो गए। और भी जो भी आप लिखते हो, जैसे लाइट आपने पढ़ा होगा कि लाइट travels on a straight line, on a straight line। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा पर गमन करती है। आपने ये भी पढ़ा होगा तो ऐसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द वायर, बिजली जो है वो तार से गुजरती है। ये सारी चीजें साइंटिफिक ट्रूथ के अंदर में आएंगे, है ना। आगे देखो, और ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। बढ़ जाते हैं 5 के बाद 6 वाले एग्जाम्पल पे। आपने पढ़ा होगा 2 and 2 make 4। यहाँ पे ध्यान देना, मेक की जगह बच्चे मेक्स कर देते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स में लिखे हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों आप कर सकते हो। आप यहाँ पे प्लूरल लेना, यानी कि यहाँ पे आप वर्ब 1 का इस्तेमाल करना है। ठीक है राजा, चलो बढ़िया। इसके बाद एग्जाम्पल्स लेकर के आते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2 पैरेलल लाइन्स, 2 समानांतर रेखाएं, नेवर इंटरसेक्ट क्या ईच अदर, यानी कि 2 समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं मैथ्स में। जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस हो गए, ये जाती जाएगी साथ साथ तो चलेगी लेकिन कभी मिल नहीं पाएगी। समझ रहे हो, हम साथ साथ है लेकिन कभी मिल नहीं पाएंगे। ये धरती ये आकाश साथ साथ चलेंगे, कभी मिलेंगे नहीं। दैट्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, है ना। ये मैथमेटिकल फैक्ट्स आ गए। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बेटा जी आप लिख सकते हो। और एग्जाम्पल्स की बात कर लो, जैसे आपने सुना होगा, है ना। हे भगवान, जैसे हमने यहाँ लिखा, जैसे लव चेंजेस अ हार्ड हार्ट। एक कठोर हृदय को प्रेम जो है वो परिवर्तित कर देता है। ये आपने कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे ढेर सारे लाइंस लिखे रहते हैं। ठीक है, चलो जी बेटा जी, यहां हमने लिख दिया, जैसे जॉन किट्स कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, तो जॉन किट्स कहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। आपने पढ़ा होगा ब्यूटी इज अ थिंग जॉय फॉर एवर। आपने पढ़ा होगा कि ब्यूटी इज अ थिंग जॉय फॉर एवर। अब यहां कहां सवाल आता है, तो ये वाला जो है ना, यहीं पे हम लोग मात खा जाते हैं। हम लोग क्या समझते हैं, जॉन किट्स भैया तो पुराने खिलाड़ी हैं, तो ये तो पास्ट में गए, तो यहाँ पे बच्चा सब मार देता है सैड, जो कि गलती कर देता है। ठीक है, आपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स और भी पढ़े होंगे, जैसे गांधी कहते थे, सेज गांधी कहते हैं डू और डाई, करो या मरो। यहां पर भी देख लो, सेज कबीर सेज बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ये जितना लाइन आप बोल दो, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है
बात समझ में है? वो आप यहाँ पे चिपका सकते हो। बहुत सारी चीजें बन सकती है, एग्जाम्पल्स की कमी थोड़ी है। चलो, तो ये किसी किसी का स्टेटमेंट आ गया, आपने ये पढ़ा होगा, जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। पेयर वर्ड्स याद करो, विंस द रेस, ये प्रोवर्ब है, ये कहावत है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो नॉन एक्शन वाले हो गए। हाँ, आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बेटा जी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कितना लिखा जाए? इसके अलावे जैसे कोई बोलेगा गुरुजी मिल्क इज वाइट, हाँ लिखना भाई, कितना लिख मेरे राजा, लिख। दूध उजला होता था, उजला होता है, उजला होता रहेगा, इस सब का एक ही बात आएगा, मिल्क इज वाइट। तो ये सारी बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है, चिपका के, वैसे जैसे चिपका ले, समझ रहे हो, याद रखना है। तो ध्यान से एक एक सेंटेंस को देखो, फिर हम आगे आपको लेके चलते हैं। चलो आगे बढ़े। अब इसके बाद की कहानी बड़े ध्यान से समझना, बिल्कुल सीरियस होके, बिल्कुल इतना सीरियस हो जाना, इतना सीरियस हो जाना कि मजा आ जाए तुमको, ठीक है? चलो ध्यान से देखो, है जी अगली कहानी नंबर 3। ये कहानी क्या कह रही है, बड़े ध्यान से समझना। ये कहानी कह रही है, एक प्यारा सा सेंटेंस होता है, हालांकि इसके ऊपर हम लोग लास्ट में डिस्कस कर देंगे, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है? अब कंडीशनल सेंटेंस किसको कहते हैं, मतलब इसमें तो जोड़ लो यार, कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस बेटा ढेर प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें उसमें से जो यहाँ मुझे नीड लग रही है ना, हम वहां क्लियर कर देते हैं, फिर लास्ट में देखा जाएगा प्रैक्टिस के समय। अब कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वैसे सेंटेंस बेटा जिसमें शर्त लगा हो। जैसे यदि तुम कोर्स खरीदोगे तो पढ़ पाओगे, है ना? जब वो आएगी मैं चला जाऊंगा, यदि बारिश होगी मैं यहीं ठहर जाऊंगा। जैसे हम लोग नहीं कहते, इनकेस अगर वो बुलाती है तो मैं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम यहां रुकोगे नहीं तब तक हम तुमसे बात नहीं करेंगे। आय है, आय है। तो इन सभी को कंडीशंस के अंदर में रख करके पढ़ाया जाता है। तो हम उसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। चलो बात करते हैं बात, ध्यान दो। तो कंडीशनल सेंटेंस जो होगा ना बेटा जी, वो दो हिस्सों में बटा होगा। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में बटा होगा, बड़े ध्यान से देख लो। एक को हम लोग बोलेंगे कंडीशनल पार्ट, ठीक है, और एक को बोलेंगे अनकंडीशनल पार्ट, जिसमें कंडीशन नहीं लगा होगा, है ना? है तो सारे कंडीशंस, लेकिन हम थोड़ा सा सेंटेंस का फॉर्मेशन आपको समझा दे रहे हैं। जहां कंडीशनल पार्ट होगा प्यारे बच्चों, कंडीशनल पार्ट होगा, इसमें तुमको वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का इस्तेमाल करना है। और जो अनकंडीशनल पार्ट होता है उसमें जनरली आपको मन करे तो शैल या मन करे तो विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें। चाहे हमने अभी क्या कहा, चाहे तो शैल या फिर विल, दोनों में से आप जो मन करे वो लगा लेना, इनको याद रखना। और ऐसा नहीं है कि ये शुरू में ही कंडीशनल देगा, ये स्विच कर सकता है, ये इधर से इधर आ सकता है, ये इधर से इधर आ सकता है, अपने को पकड़ना है। अब हमारे बच्चे ये पूछते हैं कि ऐ सर सुनिए ना, कैसे मानेंगे ये कंडीशनल पार्ट है, कंडीशनल पार्ट नहीं है? तो रे बाबू हमारे यहाँ पे तनी मनी कुछ शब्द याद कर लिया, जैसे इफ, इन केस। हालांकि सब में डिफरेंस है, हम लोग देखेंगे आगे, समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। उसके बाद में याद रखना व्हेन, ठीक है। इसके अलावा याद रखना अनटिल, अनलेस, ठीक है राजा, हमने क्या लिखा? अनटिल, अनलेस, काम चल जाएगा। और भी होता है जैसे एज लॉन्ग एज,
ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। अब देखो बड़े ध्यान से एक एक चीज का समझो। यहाँ इन दोनों का मतलब यदि या अगर से रिलेटेड होता है, व्हेन का मतलब यहाँ जब होगा, और अनटिल अनलेस बेटा दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है जब तक तब तक नहीं के सेंस में। अनटिल वाला टाइम से रिलेटेड होता है, अनलेस वाला टाइम से रिलेटेड नहीं होता है। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही याद रहेगा। इसका मतलब होता है जब तक तब तक नहीं, जब तक तब तक अपन लिख लिया लो तनिषा में देखे नहीं। तो ये जब मिलेगा तुमको तो इसके बाद बेटा लिखा रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुमको वर्ब 1 या फिर क्या भरना है, वर्ब 5, जो ये बात मैंने कहा। और इधर में तुमको क्या दिया रहेगा, शैल विल। इधर दिया रहेगा तो उधर पूछेगा, उधर दिया रहेगा तो इधर पूछेगा। गौर से देखियो, जैसे यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल सेट करें, अच्छा स्पेस की कमी है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सारा कुछ ना रुक रुक के सब लोग वीडियो पॉज कर करके सब कुछ लिखेंगे। चलो अब जैसे बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल समझो बड़े प्रेम से। जैसे यहां पे लिखा इफ इट रेन्स आई शैल स्टे हेयर। मतलब बेटा जी अगर बारिश होगी, अगर बारिश होती है तो मैं यहीं ठहर जाऊंगा। देखो इसमें कंडीशन वर्ड लगा है तो सब्जेक्ट के साथ तुमने किसका प्रयोग किया, वर्ब 5 का, और यहाँ पे शैल के साथ तुमने किसका किया, वर्ब 1 का। अब इसी तरीका से तुमको ऐसे उलट के भी दे सकता है, ठीक है जी, कि आई विल नॉट टीच यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शैल विल कोई भी तुम लगा सकते हो। आई विल नॉट टीच यू unless you pay your fees। मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, कब तक, जब तक तुम मुझे फी अपना जमा नहीं करोगे। तो यहां देखो शैल विल के साथ लग गया, इधर में अनलेस आया, तो इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने किसका इस्तेमाल किया, वर्ब 1 का। खटाक, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। बिहार बोर्ड में ज्यादातर ये पूछता है। अच्छा ये वाली जरा बनाइए तो, अच्छा इसमें तुम बताओ तो कहाँ कोई दिक्कत परेशानी तुमको दिख रही है। इफ यू बॉयल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट टर्न्स इनटू वेपर। कहाँ तुमको दिक्कत इसमें दिखाई दे रही है, बताओ जरा सोच के बताओ। सोच के बताइयो, है जी, नहीं सोच पाए, चलो हम सोचा देते हैं, ध्यान दो। पहली बात तो बच्चा कुछ सोचेगा, सर इधर तो ठीक है कि ये सब्जेक्ट है, इधर में इसके अनुसार आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। सर यहाँ पे ये जो आपने लिखा ना ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप इट विल टर्न लिख दो, तो हम बोलेंगे तुम्हारा सोच बिल्कुल सही है, लेकिन फिर कहेंगे ऐ नादान परिंदे इधर आजा। अब बोलोगे आ गए गुरुजी, अब बताइए क्या करें। तो हम बोलेंगे ऐ बाबू गौर से देखो ना रे, ये जो सेंटेंस लिखल है ये किससे टकरा गया, यूनिवर्सल ट्रूथ से टकरा गया कि ए राजा अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो ये क्या होगा, वेपर में तो चेंज हो ही जाएगा। और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम हमेशा वर्ब 1 या वर्ब 5 का ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये वाला लॉजिक तुम्हारा सही नहीं है और ये सेंटेंस पूर्ण रूप से बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप बोलोगे अरे सर ये तो बाउंसर मार दिए सर, अभी आप इधर जा रहे थे दोनों में लगा दिए। हम बोले हाँ राजा, ये भी कोई चीज होता है जो हमने अभी गला फाड़ फाड़ के तुम्हें पढ़ाया है। बोलो जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे कि नहीं समझे, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद जरा सा माहौल बनाओ, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट तबाही मच गया,
है ना, और पूरी की पूरी रिवीजन कर लेनी है आपको। अब यहां समझो, अगली कहानी पे आते हैं। जैसे आपने सुना होगा, द सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो। आपने पढ़ा भी होगा ऐसा कुछ, ठीक है। या द टेस्ट मैच स्टार्ट्स, ठीक है जी, स्टार्ट्स ऑन मंडे। टेस्ट मैच मंडे को शुरू होगा, ठीक है। अब यहां बच्चा जो है, इसकी हिंदी निकलती है गागेगी में। जैसे चीफ मिनिस्टर कल आएंगे, टेस्ट मैच मंडे को स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर इसकी हिंदी गागेगी आ रही है। तो हम बोले अरे ताते ती, तुम पढ़ के ही बेवकूफी किए हो। अभी हमने बोला दूध उजला होता था, उजला होता है, उजला होता रहेगा, मिल्क इज व्हाइट। तो थाथे थी भी तो इसमें आ गया। अरे भैया, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, मीनिंग अपने आप तुम सीख जाओगे राजा। अभी तुमने देखो, गांधी जी ने कहा करो या मरो, कहा आ गया। जॉन किट्स ने कहा, ठीक है, कि ब्यूटी इज अ थिंग जॉय फॉर एवर, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, उसने कहा। अब ये जो पढ़ल होगा ताते ती आई अपना का कहें हम, छोड़ो। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने वर्ब 5 लगाया, यहाँ पे भी हमने V5 लगाया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना बेटा। और इसमें एक बात देखो, आगे में जो है तुम्हारा वो क्या दिया हुआ है, फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है, फ्यूचर टाइम। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं बताइए जरा, एडवर्ब ऑफ क्या बोलते हैं इनको, एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट को शो करते हैं, समझिएगा, जो जनरली ऑफिशियल, ठीक है ना, मतलब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बना सकते हो। क्योंकि ये वो फ्यूचर की बातें होती है जो एकदम 99.99% है कि ये काम होगा। अगर मैंने कहा चीफ मिनिस्टर कल आएंगे, तो भैया ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये कहा है तो आएगा। 0.1% चांस है कि प्लेन क्रश गया, कहीं मर गए, भूकंप आ गया, लेकिन आएगा। टेस्ट मैच मंडे को स्टार्ट होगा तो एकदम स्टार्ट होगा। 0.1% चांस है कि बारिश हो जाए, टेस्ट मैच रद्द हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे एक्शन की होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे राजा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है तो यहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। और नहीं तो राजा भूले तो फिर आप गए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसके अलावे एक और बात याद रखना, हालांकि इसमें अब हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, लास्ट वाली चीजें आप सुन लो, बहुत बार होता है। जैसे किसी न्यूज की बेटा हेडलाइंस आ जाती है, किसी का कहानी वगैरह का टाइटल्स जो लिखा रहता है, शीर्षक लिखा रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पे लाइव मैच की कमेंट्री होती है, लाइव मैच कमेंट्री, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं ना, पास्ट की मतलब हिस्टोरिकल एक्शन को या हिस्टोरिकल किसी इवेंट को हम लोग बेटा प्रेजेंट में सुनाते हैं, प्रेजेंट में हम लोग बात करते हैं। कभी कभी ऐसे होता है बेटा जी, सीरीज ऑफ एक्शन चलता है। सीरीज ऑफ एक्शन मतलब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया ऐसे चलती रहती है। तो ये तमाम चीजें भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहती है कि आप रख सकते हो, इनके साथ भी वर्ब 1 या वर्ब 5 का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हेडलाइंस बेटा जी आता है, जैसे समझो हेडलाइंस हमने लिखा कि इंडिया विन बाय 6 रन्स। अभी टेस्ट सीरीज इंडिया जीता ना, इंडिया विन बाय 6 रन्स। अब देखो यहाँ गौर फरमाना, यहाँ कोई बच्चा कहेगा कि गुरुजी ये तो पास्ट की बात हो गई,
लेकिन बेटा हेडलाइंस जब अखबार में बन के आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और यहाँ इंडिया जो है ना, देश की बात नहीं हो रही, यहाँ ये बात हो रही है टीम की, इसीलिए यहाँ पे विंस नहीं लगा है, विन लगा है, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। हमने बोला था सारे वर्ब प्लूरल होते हैं। अगर इंडिया किसी कंट्री का नाम होता, कंट्री के रूप में यूज होता, तो हम यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगा देते हैं। बात समझ में आया? जैसे भारत खेल रहा है तो इंडिया आर प्लेइंग, नॉट इज प्लेइंग। इंडिया इज ए कंट्री, ये सही है। बात समझ में आया? तो यहां पे इंडिया विन बाय 6 रन्स, बिल्कुल सही है, ये गड़बड़ मत कर देना परीक्षा में। भारत 6 रन से जीत गया। हिंदी क्या बनेगा यहाँ पे कि भारत 6 रनों से जीत गया। आपको हिंदी में ये बनाना है। अब देखो तो हिंदी क्या बता रही थी, हिंदी तो तुमको पास्ट में लेके चला गया और तुम रट रहे हो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता आती है, बट ये सबसे फायदा नहीं होगा। टाइटल की बात होती है तो कहीं कहीं टाइटल जैसे आपने पढ़ा होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बात समझ में आया? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा, समझ में बात आ रहा है? सॉन्ग ऑफ माई संग ऑफ माई सेल्फ उसमें नहीं है। तो जहां भी होता है कुछ चीजों के टाइटल्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। लाइव मैच की कमेंट्री, कोई मैच चल रही है उसमें कमेंट्री आती है। जैसे मान लीजिए हमने बोला मिचेल स्टार्क बॉल्स to the Mahendra Singh Dhoni and Mahendra Singh Dhoni hits the ball and ball goes into the air and goes beyond to the boundary line. It's a huge 6. What an excellent shot by Mahendra Singh Dhoni. Wow, it's a wow shot. तो बच्चा मस्त हो जाएगा। ये पूरा जो मैंने कथा कहा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा, तो यही है तुम्हारा लाइव मैच की कमेंट्री या सीरीज ऑफ एक्शन। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, दूसरी क्रिया के बाद तीसरी क्रिया। जैसे बोलते हैं ना डेली रूटीन में सुबह 6 बजे जगता हूँ, फिर उसके बाद ये करता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ। दिस ऑल आर कॉल्ड सीरीज ऑफ एक्शंस। सो आई होप समझ में आ गया है ना। जैसे हिस्टोरिकल इवेंट हम लोग समझाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हेयर बिगिंस, समझियो, है ना। ये हमने पढ़ाया था आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्री में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हेयर बिगिंस द वॉर, यहां पे शुरू हो गया युद्ध। हम लोग कहानी सुनाते हैं ना, राम है ना लंका जाते हैं और अंत में रावण का वध कर देते हैं। फाइनली रामा किल्स, कौन? रावण। तो हम लोग पास्ट के एक्शंस को जब इवेंट्स को जब बताते हैं, प्रेजेंट में सुनाते हैं, तो बेटा जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके भेजे में समा गया होगा। कहाँ समा गया होगा? आपके भेजे में समा गया होगा और अच्छे से आपने तैयारी कर लिया होगा। सारा लेवल हमने पढ़ा दिया, डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स, यूजेस। अब बात रह गई किनकी? बोलो जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो हमें लगता है कि सब में हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। सारा देखते चलो, सब में हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, आपको कहीं अधूरा नहीं छोड़ा है। तो प्रैक्टिस साथ में चल गई, पूरा में देखिए सारा में हमने आपको दिखाए हैं, है ना बेटा जी। सब में ये तो क्वेश्चंस भी हो गए। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। जब बेटा जी टेंस अपनी खत्म होगी तो फिर पीडीएफ आएगा 50-100 जितने भी 100 100 कम से कम इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और उन सभी क्वेश्चंस को हम कुछ सॉल्व कर देंगे और बाकी रेस्ट चीजें आप खत्म करेंगे। तो यहाँ पे अपना कहानी समाप्त होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आज की शानदार क्लास में। और हम आपसे बार बार कहते हैं कि क्लासेस आपको बेहतर लग रही हो तो कृपया करके हमसे कभी कभी बात भी कर लिया करो। बड़ा दिल करता है कि जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो हमसे कभी कभार बात करें कि हाँ सर मस्त पढ़ा रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।